सिलसिला है आओ करें बातें तलाशे हल तस्नीम अहमद और डॉक्टर ताहिरा काज़मी के साथ। आप जानते हैं ना कि हर शनिचर के रोज 3 बजे आपसे हमारी बाज़ाब्ता मुलाकात होती है और इसमें हम आपके किए गए सवालात के जवाबात लेते हैं डॉक्टर ताहिरा काज़मी से। हमारा नंबर है 03330194 726। ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने वॉइस मैसेजेस हमें भेज सकते हैं और अगर आप शनाख्त नहीं जाहिर करना चाहते तो हम आपके नाम और डिटेल्स नहीं शामिल करते। लेकिन यह है कि वो आप कहीं से भी हमें जो सवालात मौसूल होते हैं वो पाकिस्तान के कोने-कोने से मौसूल होते हैं, चाहे वो सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, हमें हर जगह से सवालात आपके मौसूल होते हैं। तो वो जगह हम ज़रूर शामिल करते हैं। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और चलते हैं तस्नीम अहमद की तरफ। जी। शाइस्ता जी, से कैमरा जी, हटे तो फिर मेरी तरफ आए। आप बोलेंगी तो हम्म, आएगा वो। मैं बिल्कुल बोलना शुरू हो चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो हुँ, बिल्कुल आगाज़ तो आपने कर ही दिया था शाइस्ता, उसका बाज़ाब्ता आगाज़ मैं कर देती हूँ हुँ, हुँ, कि वही बातें, वही हिकायतें, वही शिकायतें, वही मसाइल और उनके हल मतलब तलाशने की कोशिश, हम हल तलाशने की कोशिश ही कह सकते हैं इसको, इसलिए कि जिस नौइयत के मसाइल में पढ़ रही होती हूँ वो काफ़ी गंभीर भी होते हैं, काफ़ी मुझे तो लगता है कभी-कभी मुझे दिल को दुखाने वाले भी होते हैं बहुत ज़्यादा। सो सवालात बहुत आ रहे हैं, उनमें से छाँटी करना कि किसको शामिल किया जाए, किसमें सारी इतनी मालूमात हैं कि हाँ, हम डॉक्टर ताहिरा काज़मी का 1 घंटा जब हम लेते हैं तो कम से कम कुछ न कुछ लोग उससे मुस्तफ़ीज़ हों, कुछ न कुछ उनको हासिल हो, कुछ न कुछ उनके मसाइल कोई एक सिरा उन्हें समझ में आ जाए कि हाँ, यहाँ से हम बात शुरू कर सकते हैं और यहाँ से इस मसले का हल ढूँढा जा सकता है। ज़ाहिर है कि वो कहीं बैठी हुई हैं, मसाइल कहीं और से आ रहे हैं, ऑनलाइन मेडिकल ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है और स्पेशली गायनेकोलॉजिकल मसाइल का हल तजवीज़ करना ना सिर्फ़ ये कि मुश्किल है, मगर मुझे लगता है कि कहीं-कहीं हमें बहुत ज़्यादा मुहतात भी होना पड़ता है, क्योंकि नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम वाला मामला ना हो जाए कि हम अपनी अच्छाई में कोई काम कर रहे हों और कोई कह दे कि जी आपने तो हमें यूँ कहा था और हमारे साथ तो फिर यूँ हो गया, जो अक्सर होता है। सो हम हमारी कोशिश पूरी है, नेक नियति पूरी है कि आपके मसाइल जो हैं, उनका एक लॉजिकल, उनका एक ऐसा हल आपको बताएँ जो आपके बस में हो, जो आप कर सकते हो। सो शाइस्ता मेरे ख़्याल से सवालात शुरू करें, ताहिरा का टाइम बहुत कीमती जी हाँ, होता है। और बिल्कुल। जी, ताहिरा साहिबा भी नहीं, अगर अपनी आवाज़ उनको सुना। सुबह सुबह उठा के हम उनको अरे मैं तो आप दोनों के क्या कहना चाहिए, वो हम हाज़िर हैं, जो चाहे क्या कहना चाहिए आपका हुक्म। लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जी, तस्नीम के मसाइल जो हैं वो बहुत गंभीर होते हैं और संगीन भी होते हैं। बिल्कुल। दिल आपने कहा दुखता है, मेरा भी बहुत दुखता है। मसला ये है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निल है फॉर स्मॉल सिटीज एंड पेरिफेरी। बड़े शहरों में जो कभी किसी जमाने में अस्पताल बन गए और वहां भी इतना ज्यादा क्राउड है कि इम्पॉसिबल है उस क्राउड को मैनेज करना जिस तेजी से वो बढ़ रहा है। तो इसका हल, मैं जैसे कि पिछली दफा भी मैंने कहा था, एक ही है कि आप अपने आप को नॉलेज से खुद आम कीजिए, खुद पढ़ना शुरू कीजिए, खुद जानिए, ताकि जहां जहां आप रहते हैं अगर वहां पे कोई चीज नहीं भी है तो कम से कम आपको ये पता हो कि आपने जाना किधर है और बिल्कुल। आपने करना क्या है। कम से कम इतना जरूर आपको पता हो। और आप अगर किसी अताई के हाथों आप मिसमैनेज हो रहे हैं या किसी डॉक्टर के पास इतनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है तो आप वहां पे मिसमैनेज ना हो, आप वहां से कहीं दूसरी जगह पहुंचने की कोशिश करें। बिल्कुल, और मेरा ख़्याल है कि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर इसी को लोग आम कर दें, सुनवाना शुरू कर दें,
और लोगों को भी, ताकि ये बातें आम हो, क्योंकि अभी तक इतनी ज्यादा सात पर्दों में छुपाई जाती हैं चीजें खवातीन की सेहत को लेके, कि उनके बारे में बात करना, उनको डिस्कस करना, उनको समझना समझाना एक बहुत मुश्किल मरहला है, जो हमने बेड़ा उठाया कि हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, खुल के बात करेंगे, बहुत सारे मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, लोग खवातीन को मर्दों को दोनों को बताएंगे कि किस उम्र से, बचपन से आपको अपने अपने अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है। और जैसा आपने कहा उसके बारे में पढ़िए। अब तो नॉलेज ऐसी, आप गूगल हर एक, और स्मार्टफोन तकरीबन हर एक के पास है, और अगर नहीं भी है तो गांव में कम से कम दो एक लोग ऐसे होंगे कि स्मार्टफोन भी होगा, वो एक्सेस भी कर सकते हैं। ये पैगाम हमें आम करना है, ये प्रोग्राम, ये बिल्कुल। पॉडकास्ट हमें आम करना है, ताकि ये महदूद ना रह जाए कुछ उन्हीं लोगों तक जिनके मसाइल आते हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं और हम तस्नीम ये, के। मैं सॉरी शाइस्ता, मैं एक बात जी काट रही हूँ, जी मैं एक और बात सोच रही थी कि जैसे हमारे पास एक व्हाट्सएप नंबर है, और अगर हम व्हाट्सएप नंबर पे कॉल्स लेना शुरू करें, क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि लोगों को लगेगा कि ये डायरेक्ट एक्सेस है। बाज दफा ये है कि मैसेज लिख के और फिर उसके बाद इंतजार करना कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेट भी करता है, और बाज दफा अगर किसी का कोई अर्जेंट चीज है तो वो उसको डिले भी करती है, और हो सकता है हमारे प्रोग्राम में। तो अगर हम कुछ टाइम लाइव कॉल्स के लिए व्हाट्सएप पे मुख्तस करें, तो मुझे लगता है कि ये इट विल बी देन ह्यूज एक्सेस फॉर द पीपल। चले, इसको फिर हम टेक्निकली देख लेंगे कि कैसे पॉसिबल होगा, इस पे भी जी हाँ हम डिस्कस कर लेंगे। जी, अब शाइस्ता आप रैपिड फायर बिल्कुल। सवाल। मर्द और जन की तखसीस किए बगैर गायनी फेमिनिज्म या जो सेहत के जो मसाइल हैं ना, उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज दूर दराज इलाकों तक पहुंचे। इसीलिए हमने इंतखाब भी ऑनलाइन मीडियम का किया है कि जहां पर आपकी रसाई मोबाइल फोन के जरिए इन सारी मालूमात तक हो सकती है। अच्छा तस्नीम साहिबा और डॉक्टर साहिबा, मैं आज जो पहला सवाल शामिल करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो हर औरत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो जिस बहन ने भी हमें ये सवाल लिखा है, वो कहती है मेरी 35 साल की उम्र है, शादी को 9 साल हो चुके हैं, 5 बेटियां हैं। सच बात यह है कि बेटे के चक्कर में मेरे शौहर और घर वाले बजिद हैं कि एक और कोशिश कर लेनी चाहिए। सब मुझे ही कसूरवार समझते हैं कि मैं बेटा पैदा नहीं कर सकती, किसी को बता भी नहीं सकती कि मैं और मेरा जिस्म 5 मर्तबा ज़च्ची की तकलीफ दे मराहिल से गुजर कर थक चुका है। मुझे आपसे पूछना था कि बेटी या बेटा होने का सारा दारोमदार औरत पे ही होता है, और ये इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का क्या रोल है? ये वो कहानी है जो मुझे लगता है ना इसका यानी ना ये खत्म होती है, और ये हर वक्त फिर से दोहराई जाती है। खैर इनकी इस पे मैं लिख चुकी हूँ, मैं इसलिए फिर कहूंगी कि किताब पढ़ें, उसे बड़ी डिटेल में ये मौजूद है। लेकिन जो एक्स और वाई क्रोमोसोम का फैसला है वो शौहर की तरफ से होता है कि एक्स आएगा या वाई आएगा। खवातीन में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सो बेटा होने का जो फैसला है वो शौहर की तरफ से आने वाला स्पर्म करता है। सो हमारे माशरे में ये जो मिथ फैली हुई है कि ये औरत जो है ये लड़के पैदा नहीं कर सकती, ये एक जस्ट विक्टिम ब्लेमिंग और औरत पे एक और चार्ज लगाने की कोशिश है। दूसरी बात यह है कि 5 बच्चियां हो चुकी हैं, और एक खातून जब 5 दफा प्रेगनेंसी और जच्ची के मराहल से गुजर जाए, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ बार बार कि उसके जिस्म में कुछ नहीं रहता, और अब उनके शौहर को या उनके घर वालों को उन पे रहम आना चाहिए। बेटा कोई, वैसे आप लोग सारे सोचते हैं सीरत नबी और प्रॉफिट की सीरत पे चलने का, और मोहब्बत, और उनकी जो पसंदीदगी से मोहब्बत, और तो आप उनकी पसंदीदगी से ये मोहब्बत क्यों नहीं रखते कि उनकी भी सिर्फ बेटियां ही थी? आप इस बात पे क्यों नहीं काने हो जाते? ये तो खैर जाहिर है एक सोशली मैं उसको एड्रेस कर रही हूँ, लेकिन साइंटिफिकली ये है कि हस्बैंड
ही रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक मजेदार बात जो मैं छोटी के साथ नहीं कह सकती, लेकिन इट हेल्प्स, तो उस पे हम, मेरा ख्याल है, एक अलहदा से प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस पे प्रैक्टिस किया। एक चाइनीज कैलेंडर आता है, और उस चाइनीज कैलेंडर पे कुछ कैलकुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द वुमेन्स एज और मंथ्स, कि किस मंथ में हमल ठहरे तो लड़की होगी और किस मंथ में हमल ठहरे तो लड़का होगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि मजबूर हैं अपने अपने घरों में, गो के मेरे लिए ये बात कतई इमटेरियल है कि लड़की होगी कि लड़का, बल्कि मुझे तो अपने आप पे, लड़की होने पे, औरत होने पे ज्यादा फख्र है। और मेरा नहीं ख्याल कि लड़का आपके सर पे कोई कलगी एक अदद ज्यादा लगा देता है जो कि एक औरत नहीं लगा सकती। उस चार्ट पे हम प्रोग्राम कर सकते हैं सिर्फ उन लोगों की हेल्प के लिए जो इस तरह की खवातीन जो है वो दूर दराज इलाकों में हालात से मजबूर होकर बैठी हुई हैं। और ये अच्छा सिलसिला डॉक्टर जो सायरा, है कहीं रुकता नहीं है। बिल्कुल, मेरे अपने जी। घर के दो मुलाजिम जो हैं, एक ने 7 बेटियां पैदा की एक बेटे के चक्कर में, एक की 6 बहनें हैं और वो एक वाहिद भाई है। मतलब ये तो मेरे अपने घर के हैं और इस मुलाजिम जो हैं। इसके अलावा आप जिधर देखें तो कहा यही जाता कि जी पहली औलाद तो औलाद नरीना बेटा ही होना चाहिए। अब अगर नहीं हुआ दूसरी तीसरी चौथी बेटी तो वो सिलसिला फिर वो चलते ही रहना चाहिए, हत्ता कि वो औरत मर जाए और फिर भी बेटा बिल्कुल। पैदा, फिर आप दूसरी शादी कर लेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में मैंने अब देखें, कभी हम भी बरसगीर का हिस्सा थे, यानी जब ये इकट्ठा था, और हम एक ही नेशन या रेस या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं यहाँ बहुत ज्यादा इंडियंस के साथ काम करती हूँ तो मैंने एक ह्यूज चेंज देखी है उनकी मेंटालिटी में, कि एक या दो बच्चे और इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि वो लड़की या लड़का, यानी अगर वो लड़की भी हो गई तो वो ठीक है और अगर वो लड़का भी हो गया तो ठीक है, लेकिन उससे आगे नहीं जाना। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम बीइंग मुस्लिम्स, फिर वही बात है कि मुसलमान तो हैं लेकिन सीरत नबी की बातें भी बहुत करते हैं, लेकिन वो चीज हमें फॉलो नहीं करनी। और बेटा आपको क्या दे सकता है जो बेटी नहीं दे सकती? आप बेटी को अपने जिस्म का हिस्सा, अपनी औलाद, अपनी फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं मानते? आप ये क्यों समझते हैं कि बेटा आप किया का सही वारिस है? अगर समझा जाए तो फिर हजूर की औलाद तो हजरत फातिमा से चली है, फिर वो तो एक वो उसकी बात करें कि फिर वहां अगर आप वो मानते हैं तो फिर वो उनकी जो नस्ल है वो तो हजरत फातिमा से चल रही है, तो फिर ये कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी शाइस्ता, दूसरा अगला। सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा एक डिटेल्ड उन्होंने पूछा हुआ है अंग्रेजी में, तो मैं अंग्रेजी में ही इसको पढ़ूंगी। वो ये पूछ रही हैं कि एक्चुअली आई वांट टू राइट एंड नो अबाउट द हाइमन, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ अबाउट द लेयर. Often it is said that it may be rupture, it can be broken due to a number of reasons, or it may not be present. But in our society, it becomes like a trend. If there is no bleeding or no pain, then girl is said नॉन वर्जन. वाई? और फिर वो इसी सवाल के साथ कह रही हैं कि क्या हर लड़की में हाइमन एग्जिस्ट करती है या नहीं, और फिर इनके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये हाइमन स्टिचिंग के बारे में भी पूछ रही हैं कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए शाइस्ता, मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि मैं बार बार यही बात कहूँ। लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद मैं कोई किताब की एडवर्टीजमेंट जा रही हूँ या कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक सर्कल में ढूंढ रहे हैं, चल रहे हैं। मैंने हाइमन पे इतना ज्यादा लिखा है कि मेरा ख्याल है इससे ज्यादा डिटेल में कि हाइमन है क्या और ये क्या क्या है। और अभी मैंने शायद एक औरत मार्च के हवाले से एक ब्लॉग पढ़ भी दिया था हाइमन के हवाले से। तो प्लीज इन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सवाल पूछने और शॉर्टकट की बजाय आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और किताबें पढ़ लीजिए। इस किताब में
पीरियड्स और हाइमन से मुतालिक सारी डिटेल्स हैं। हाइमन जरूरी नहीं कि, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हाइमन इज नॉट एट ऑल साइन ऑफ वर्जिनिटी। आप यकीन कीजिए कि बाज़ दफा कोई औरत डिलीवर होने आती है तो उसकी हाइमन जो है वो बिल्कुल सही हालत में नजर आ रही होती है। ये इतनी बारीक झिल्ली है कि ये कभी कभार और वो कोई लोग ये समझते हैं कि शायद वजाइना पूरी की पूरी किसी चीज से ढपी हुई होती है और जनाब वो उसका बाद जब क्वार्टर्स होगा तो फिर ऐसा नहीं होता। वजाइना के अंदर एक बारीक सी ये लाइनिंग होती है और बाज दफा ये सख्त होती है, तो चूंकि अगर क्वार्टर्स हो रहा है और फोर्सफुल हो रहा है तो उसमें से कुछ कतरे खून के निकल आते हैं, कुछ लोगों के नहीं भी निकलते। अच्छा, कुछ एक और आपको बात बताऊं, कभी कभार हाइमन होती ही नहीं कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में हाइमन इतनी बड़ी होती है कि वो पूरी वजाइना बंद कर देती है और वो एक बीमारी की शक्ल में हमारे सामने आती है, क्योंकि उससे बच्चियों का जो पीरियड ब्लड है वो सामने बाहर नहीं निकल सकता। तो वो उस वक्त डायग्नोज होती है जब उन्हें पहली माहवारी आती है, तो उसको हम इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं और उसके बीच में बकायदा हमें सुराख बनाना पड़ता है। आप देखें कि कभी है ही नहीं और कभी इतनी बड़ी है और कभी इतनी सख्त है और कभी इतनी नरम है। तो खुद हाइमन जो लोगों के सर पे सवार हो गई है खुदा के लिए, और एक्चुअली हाइमन नहीं सवार हुई, औरत की वर्जिनिटी सवार हुई है। तो आप इसके बारे में एक तो ये कि डायरेक्ट सवाल कर लें लड़की से, अगर आपको इतना ही तो किसी भी जिंदगी का सफर करने से पहले पूछ लें कि भाई, और अगर आप समझते हैं कि ये चीजें हम ओपनली पहले टेबल पे बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते तो बस फिर ऐसे ही जिंदगी शुरू करें जैसे हो सकता है एक मर्द की जिंदगी में भी बहुत कुछ हुआ हो, लेकिन वो तो लड़की कभी सवाल नहीं करती कि बात सुनो तुमने पहले क्या कुछ किया हुआ है। बात वही है कि आप क्या कुर्बानी के दिन बकरा खरीदने जा रहे हैं जिसके आपने पूरे 32 दांत, 32 मुझे नहीं पता बकरे में होते हैं कि नहीं, लेकिन पूरे दांत गिनने हैं और पूरे उसके खुर चेक करने हैं कि बकरा सलामत है कि नहीं। तो आप शादी कर रहे हैं या आप एक बकरी खरीद रहे हैं? मुझे लगता है बकरी खरीद रहे हैं। नहीं, और इसमें मुझे जो 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 चीज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो आपकी वही वाली बात है कि मर्दों से ये सवाल नहीं पूछा जाता कि आपके कमारपन का क्या बिल्कुल सबूत है। वो सबूत हम बिल्कुल कहाँ से लाएं? क्योंकि हम बिल्कुल औरतों को भी इतना ही हक है अपने जीवन साथी के, अपने बिल्कुल शौहर के बारे में जानने का कि भाई वो किस माजी से उनका ताल्लुक रहा है, वो क्या कुछ कर चुके हैं। मगर चूंकि कोई सबूत नहीं है, और वो हमारे और खवातीन के पास भी इतना उन्होंने एक बोदा सा एक सबूत रख दिया है हाइमन के हवाले से कि जी हाइमन रप्चर होगा तो ब्लड निकलेगा, तो ब्लड दिखाया जाएगा, तो फिर वो पता चलेगा कि हाँ लड़की कुंवारी थी, तो फिर सब कुछ ठीक है। अब ये सारी साइंटिफिक चीजें जो हैं ये लोगों को पता ही नहीं, जो आपने बताई कि हाइमन कभी कभी होता ही नहीं है, कभी बहुत छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी इसमें सुराख करना, मतलब ये वो चीजें हैं जो रियलिटीज हैं जो कुदरत ने आपके निज़ाम में डाली हैं। हमने खुद ने ही अपने जिस्म के अंदर चीजें भरी हुई, ये कुदरत ने आपके जिस्म के अंदर कुछ चीजें ऐसी डाली हैं जिसका इलाज करवाना पड़ता है, जो आपको जाके बताना पड़ता है कि मुझे ये तकलीफ है और ये मेरे मसाइल हैं। तो हम सारा बोझ जो है वो कब तक औरत पर रखते रहेंगे और कब तक हम मर्दों को हर चीज से बरी-ज़म्मा करार देंगे? क्योंकि शादी में जितना जरूरी औरत का कंवारपन है उतना ही जरूरी मर्द का भी है। मेरा मेरा तो ये मानना है। बल्कि अच्छा, और इसमें पता है क्या, जो बहुत बल्कि तस्नीम कमार बात ही क्यों की जाए कमारपन पे, बिल्कुल। लाइक मेरे नजदीक ये वो इशू है। देखें, जब आप किसी के साथ जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले 20 या 25 साल जो कुछ हुआ आपको ये नहीं हक कि आप उसका खोज लगाएं, लेकिन फिर वही बात है कि अगर अपनी खुशी से कोई अपने पत्ते मेज पे रखना चाहे तो वेल एंड गुड, और अगर एक बंदा रख रहा है तो फिर दूसरा भी रखे। और मेरा ख्याल ये है कि दोनों को ओपन होना चाहिए,
बिफोर एंटरिंग इनटू ए न्यू लाइफ, दोनों को अपनी अपनी जिंदगी की जो रियलिटीज हैं, अगर वो उन्हें बताना चाहते हैं तो उन्हें जरूर बतानी चाहिए। लेकिन एक बंदा खोजी बन के दूसरे के बारे में सुराग लगाना चाहता है कि इसके पास ये है कि नहीं, और तो उसको ये हक नहीं है। सही, अच्छा, बिल्कुल इसमें ना जी। इंडियन फिल्मों का बहुत अहम रोल है, वो बहुत इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। बल्कि मुझे हमने जब एक ट्रेनिंग सेशंस कर रहे थे, तस्नीम साहिबा को याद होगा, हमने उस मूवी का बाकायदा एक क्लिप भी लोगों को दिखाया था, बिल्कुल। खास करके फिर हम सहाफियों के साथ बात कर रहे थे। तस्नीम साहिबा, अगर आप उस सीन के हवाले से कुछ शेयर कर। हाँ, ये और मैं मीडिया के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, और आपको पता है कि मीडिया की को किसी चीज को समझाना बहुत मुश्किल होता है, और ये सारे जो है दूर दराज के इलाकों से आए हुए थे। और हम जेंडर इक्वालिटी पे, जेंडर सेंसिटिविटी पे बात कर रहे थे, तो मैंने उनको क्लिप, और मैंने ये स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर की है। मैं IBA वगैरह में जब सेशंस करती हूँ तब भी मैं ये क्लिप शेयर करती हूँ। एक इंडियन मूवी है बरेली की बर्फी, तो काफी पुरानी हो चुकी है। उसमें जो लड़की दिखाई गई है वो नॉर्मल से, आप कह लें कि एक जो रिवायती लड़की, उससे हट के उसका किरदार है। वो बोल्ड है, वो अपना काम खुद करती है, मोटरसाइकिल चलाती है, वो सिगरेट पीती है वगैरह वगैरह। तो जहाँ जो उनका रिवाज है कि जब लड़के वाले देखने आए तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लड़के लड़की जाके ऊपर बात कर लें अगर उनको कुछ बात करनी है। तो लड़का बड़े आराम से उससे पूछता है कि मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, मुझे सिर्फ ये जानना है कि आर यू अ वर्जिन। और ये उसका अल्फाज होते हैं कि आर यू अ वर्जिन। वो कहती है कि जी। तो कहता है आर यू अ वर्जिन, आप वर्जिन हैं? तो कहती है आप हैं? तो लड़का कहता है कि मैं हूं या ना हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप हैं या नहीं इससे फर्क पड़ता है। तो बड़े इत्मीनान से कहती है नहीं, नहीं हूँ। फिर तो जाहिर है कि फिर उसकी माँ का दिखाते हैं कि इतने रिश्ते आते हैं, कोई पसंद नहीं करता उसको, और रिश्ते टूट जाते हैं। मगर वहां पे उन्होंने ये बात लेके आए। फिर उसका बाद में अगला एक क्लिप दिखाती हूँ जो बहुत आगे जाके उस लड़की की जब दोस्तियां होती हैं एक एक राइटर से होती है, और वो उससे वैसे ही पूछती है कि मुझे बताइए कि आपको फर्क पड़ता है कि हम वर्जिन हैं या नहीं। तो उसने कहा कि वो वर्जिन क्या होता है, जिस लफ्ज का मतलब भी पता नहीं हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप हैं या नहीं है। तो वो मजाक में और बहुत लाइट अंदाज में उन्होंने एक बहुत बड़े मसले को जो है बहुत आराम से बयान कर दिया था। हमारे यहाँ भी ये मंजिल बहुत दूर है। शायद अगला सवाल पढ़ लीजिए। हाँ, बहुत दूर। अच्छा, ये अब थोड़े जो कुछ सवाल मैंने पीरियड्स के हवाले से रखे हुए हैं साथ ही। ये पूछ रही, मैं शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं, बेटा 9 साल, बेटी 7 साल और दूसरी बेटी 4 साल की है। तीनों नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए। जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो उसके दौरान मुझे काफी तकलीफ और दर्द रहा। सेप्सिस का उन्होंने जिक्र किया है। इसकी पैदाइश के बाद मुझे पीरियड्स का बहुत ज्यादा मसला बन गया। डॉक्टर ने पॉन्स्टॉन और कुछ ट्रांसमिन कैप्सूल और फोर्ट सजेस्ट ट्रांसामिन। किए। जी। जी हाँ, ट्रांसमिन, जो मैं दौरान पीरियड्स खाती रहती हूँ, लेकिन आखिर कब तक। तो वो ये कह रही हैं कि 7 साल से शदीद ब्लीडिंग है और बेहाल है हाल। 32 साल की हैं, इस मसले का क्या हल करूं? इन्हें कहें कि एक चीज है जिसका नाम है मायरीना, ठीक है, और ये बच्चेदानी के अंदर रखी जाती है। इसमें भी मेरा एक मजमून है। तो इन्हें चाहिए कि जाके किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मायरीना रखवा लें। वो चूंकि हार्मोनल होती है, ये आम लोगों को चूंकि कॉपर टी का बहुत पता है, तो वो कॉपर टी की तरह की एक चीज है, लेकिन वो उसमें सारे हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स जो हैं वो लोकली पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं। और उसका ये बनाई ही, जो मायरीना है, ये बनाई ही उन लोगों के लिए गई थी जिनके पीरियड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। और जाहिर है आप दवाइयां कब तक खा सकते हैं, तो और यंग एज में हो जाए, यानी अगर ये 40 से ऊपर होती तो मैंने कहती कि पहले आप अपनी DNC कराएं, बायोप्सी कराएं, और उसके बाद अगर यूट्रस निकलवाना है तो निकलवा दें। लेकिन 32 की एज में जाहिर है ऑपरेशन जो है वो जरा जल्दी हो जाता है, तो इसलिए ये किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके मायरीना रखवा लें। ओके। एक और सवाल है, वो ये कह रही हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रही, लेकिन वो फैसलाबाद की रिहायशी हैं,
वो कह रही हैं कि मैं 3 साल की थी जब मुझे माहवारी शुरू हो गई। बहुत टेस्ट करवाए गए मगर डॉक्टर ने कहा कोई मसला नहीं, बस अल्लाह की तरफ से है। अब मैं 27 साल की हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या जल्दी माहवारी आई है तो जल्दी रुक भी जाएगी? उनका इशारा मेन्यूपाज की तरफ है। और फिर वो कह रही हैं मुझे अब माहवारी जल्दी हो जाती है, कभी 22 दिन, कभी 25 दिन। मैंने जब से पढ़ा है कि ये एक मखसूस तादाद होती है, परेशान हूँ। 3 साल में अगर इन्हें माहवारी हुई थी तो इसको प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी कहते हैं। लाइक अगर 8 साल से पहले आपको माहवारी हो जाए, लेकिन उसके साथ फिर बहुत सारी और चीजें होती हैं कि कद बढ़ना जो है वो बंद हो जाता है, और चूंकि प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही होती है तो उसके मुतालिक उन्होंने कुछ नहीं बताया। कब तक माहवारी आएगी इसका इन्हिसार उनकी वैज़ादानी में मौजूद अंडों पे है। वो अंडे कितने अरसे और कितने हैं उनका पता चलाने के लिए एक टेस्ट है जिसका मैं नाम बता देती हूँ, एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसको आम तौर पे कहा जाता है AMH। A फॉर एप्पल, M फॉर मून, H फॉर हार्ट। तो AMH करा लें। AMH से पता चल जाएगा कि उनके अंदर, इसे हम अंग्रेजी में ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, और वैसे आप आम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बाकी कितने अंडे हैं। 22-24 दिन माहवारी हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माहवारी का साइकिल जो है वो 22 दिन से 35 दिन तक हो सकता है। लोगों की वेरिएशंस होती हैं, और मैं फिर वो कहीं कहूंगी कि प्लीज माहवारी के मतलब किताब पढ़ लें। उसमें भी इसका एक आर्टिकल इस पे भी है कि जब अंडे वक्त से पहले मर जाएं। तो मैं अब क्या क्या बताऊं कि मैं क्या क्या चीजें लिख चुकी हूँ, और मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि इतनी हर टॉपिक जो हो सकता था वो लिखा जा चुका है। तो आप प्लीज पढ़ लें, और उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम को क्योंकि फिर नंबर 2 सीढ़ी पर लेकर जाएं। अभी तो हम पहली सीढ़ी पे बैठे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जी मेरी उम्र 34 साल है। शादी को 3 साल हो गए हैं। 16 महीने पहले सी सेक्शन से बच्चा हुआ। मुझे 5 महीने से भी पीरियड्स आते हैं तो ब्लीडिंग बहुत होती है। जब ब्लड निकलता है तो दिल डूबने लगता है और बेहोश, ऐसा लगता है जैसे बेहोश हो जाऊंगी। ये डिलीवरी के बाद 1 साल तक तो ऐसा कोई इशू नहीं था। अब तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ। जब पीरियड्स आते हैं तो जान निकलने लगती है और बेड पे पड़ी रहती हूँ। लगता है बेहोश हो जाऊंगी। प्लीज बताएं मैं क्या करूं? लगता है कि इनकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है और उस वजह से इनका हीमोग्लोबिन गिर गया है, और हीमोग्लोबिन गिर जाए तो जाहिर है एक खास लेवल से नीचे गिर जाए तो बंदा जिंदा ही नहीं रहता। अगर 3 से गिर जाए तो इन्हें चाहिए कि अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, और साथ में एक टेस्ट आता है फेरिटिन, FERRITIN। फेरिटिन करवा लें, उससे पता चल जाएगा कि इनके जिस्म में आयरन स्टोर्स कितने हैं। ब्लीडिंग अगर आपको बहुत ज्यादा होती रहे तो आपके आयरन स्टोर्स भी बहुत कम हो जाते हैं। ये तो रहा मामला कि इन्हें जो इतना ज्यादा दिल डूबता है और सारा कुछ। माहवारी क्यों ज्यादा हो रही है उसके लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि कोई उसमें रसोली वगैरह तो नहीं बन गई। मीनवाइल आप पॉन्स्टन की गोलियां खा सकती हैं ड्यूरिंग माहवारी। पॉन्स्टन की गोलियां सिर्फ दर्द के लिए नहीं होती बल्कि ये माहवारी को कम भी करती हैं। तो उससे ये 2-3 चीजें हैं, ये कर लें और उसके बाद आप हमसे दोबारा कांटेक्ट कर सकती हैं। और आयरन खाना शुरू करें। फेरस आता है, उसकी गोलियां सुबह दोपहर शाम खाएं। साथ में सब्जियां जो हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियां वो खाएं, और गोश्त भी अपनी खुराक में शामिल रखें। अब ये कहते हुए भी शर्म आती है कि पाकिस्तान में महंगाई का ही आलम है, लेकिन बताना तो है कि जो हाँ, अफोर्ड कर मगर सकता है। डॉक्टर ताहिरा, आई थिंक ये टेस्ट अगर करा भी लें अपना आयरन डिफिशिएंसी पता चले तो आई थिंक पालक है, इस तरह की चीजें जी, इनमें आयरन, हरी, हरे, जी हरे हरे पत्ते। पत्तों वाली। लेकिन वही बात है कि चूंकि फिर खून तो निकलता ही रहेगा ना। जी तो ये तो खाली ये है कि जो चीज जा रही है उसको बिल्डअप करने के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन ये है कि क्यों जा रहा है इतना खून,
बिल्कुल, वो तो उसके शो लिए कराना है, हाँ, बिल्कुल। उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराएं और किसी गायनोकोलॉजिस्ट से अगर एग्जामिनेशन करा सकती हैं अपना, वो कराएं और हमें रिपोर्ट भेज दें, तो मैं आपको एक कोई ना कोई उसका हल निकालने की कोशिश करूंगी। अच्छा, ये सवाल जो है ये इनकी बहन ने लगता है लिखा है हमें। वो ये कह रही है कि माय सिस्टर हैज fallopian ट्यूब इशू, दे आर क्लोज शोन इन डाई टेस्ट, there are two options for us, one is IVF and other is surgery, we don't want to do IVF, please suggest us best laparoscopic surgeon from any city. अब अगर मैंने कहूं कि फलोपियन ट्यूब की सर्जरी से फलोपियन ट्यूब कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाती। जब ट्यूबें बंद हो जाएं और अब ट्यूब्स बहुत बारीक होती हैं, जैसे ये तार है, शायद इतनी है, इससे जरा सी बिल्कुल आप तार को शायद डबल कर लें, इसके अंदर स्पर्म जाता है और इसके अंदर एग आता है और ट्यूब के दरमियान में दोनों का मिलाप होता है। अच्छा, अब इधर आने या जाने का जो है वो अंदर इसके बारीक बारीक रेशे होते हैं, जिन्हें ट्यूब के अंदर वॉल पे माइक्रोस्कोपिक रेशे होते हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। अच्छा, वो सीलिया जो होते हैं वो धकेलते हैं स्पर्म को इस साइड पे और ओवा को इस साइड पे, और उसके बाद मिलाप जब हो जाता है तो जो बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, उसको फिर वो बच्चेदानी की तरफ धकेलते हैं। जब कभी भी ट्यूब बंद होती है तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि अंदर सीलिया तबाह हो जाते हैं। अच्छा, अब अगर आप किसी भी सर्जन से उन ट्यूब्स को खुलवा भी लें तो मुझे ये बताएं सीलिया कहाँ से आएंगे। इसलिए ये वाला ऑपरेशन जो है जिसमें ट्यूबें खोली जाती थी, ये पुराने जमाने की बात है, उस जमाने की जब आईवीएफ नहीं होता था, ताकि अब आईवीएफ जो है वो ट्यूबल जो एक्शन है उसको बाईपास करता है। तो अगर जो पाकिस्तान में डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि ट्यूबें खुलवा लें, वो सिर्फ इसलिए कि लोग आईवीएफ की तरफ जाना नहीं चाहते, दूसरा आईवीएफ महंगा है, तीसरा पाकिस्तान में आईवीएफ के लिए कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आईवीएफ की ट्रेनिंग नहीं है। तो अभी तक आईवीएफ जो बाहर से सीख के आने वाले लोग थे, बाहर के मुल्कों से, यूके वगैरह से, उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। ज्यादातर लोग यहीं पे डमीज पे प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद वो आईवीएफ कंसल्टेंट बनके 6-6 लाख 7-7 लाख कमाना शुरू कर देते हैं, और बच्चा हो या ना हो फिर तो जाहिर जिम्मेदारी नहीं होती। तो मेरा मशवरा यही है कि आप ट्यूबल सर्जरी की बजाय, क्योंकि सीलिया तो कहीं से नहीं आएंगे अगर बंद हो गई नहीं है, आप किसी अच्छे ऑथेंटिक आईवीएफ कंसल्टेंट या सेंटर को ढूंढें और वहां से ट्राई करें, वरना मैं ट्यूबल सर्जरी के हक में नहीं हूँ। अच्छा, ये एक साहब हैं, उन्होंने अपनी बीवी के हवाले से लिखा है। वो ये लिख रहे हैं कि मेरी बीवी को हमल हो गया है और इसका हमल 2 महीने का है। अब करवाया उन्होंने कुछ टेस्ट और साथ अल्ट्रासाउंड, तो मेरी बीवी को रहम में रसोली है, इसका इलाज होगा और कहा कि मुमकिन है ऑपरेशन हो। ये रहम की रसोली क्यों होती है और ये माँ और बच्चे के लिए कितनी खतरनाक है? मैं रिपोर्ट देखे बगैर कुछ नहीं कह सकती कि वो रसोली कहाँ पे बनी है, रहम के अंदर बनी है, बैजादानी में बनी है। ड्यूरिंग हमल आप बच्चेदानी क्या कोई भी ऑपरेशन नहीं करते रसोली निकालने वाला। बैजादानी का ऑपरेशन कर सकते हैं अगर रसोली जो है वो माँ के लिए किसी चीज का खतरा बन रही हो। नॉर्मली हम इन चीजों को डिले करते हैं कि हमल के बाद देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। अब मुझे नहीं पता वो किस तरह की रसोली है और डॉक्टर क्यों कह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अब मैं क्या कहूँ कि मैनिपुलेशंस इतनी ज्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस कि बहुत सारी चीजें तो आके उसमें चली जाती हैं। तो आप प्लीज अपनी रिपोर्ट भेज दें और रिपोर्ट देख के मैं आपको बता दूंगी कि ये क्या है और इसका क्या किया जा सकता है। जी शाइस्ता।
तस्नीम साहिबा, आपको याद है आपने कहा था कि फैमिली प्लानिंग, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत सीरियस मसाइल हैं जिसको आपने फिर पॉडकास्ट में शामिल करेंगी। तो क्या इरादे हैं, आप कैसे इसको लेकर चलेंगी? मेरा आई थिंक ये तीनों ही इश्यूज ऐसे हैं जिस पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, और स्पेशली जब डॉक्टर ताहरा हमारे साथ हैं। मैं फैमिली प्लानिंग पे हमने अभी जो हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे का भी पॉडकास्ट था, उस पे भी हमने बात की थी कि क्यों हम उन ममालिक से भी पीछे रह गए हैं जो एक वक्त में समझे जाते थे कि हमसे आबादी में बहुत आगे। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, बांग्लादेश ने जिस तरह से अपनी आबादी को कंट्रोल किया है और जिस तरह से खवातीन को एम्पावर किया है कि वो एक और दो बच्चों से ज्यादा नहीं पैदा करना चाहती, और ये इख्तियार अब उन्होंने अपने हाथ में रखा है। तो पाकिस्तान में वो दिन कब आएगा कि हम वाकई में अपनी आबादी को, जो एक खतरनाक हद पे पहुंच चुकी है, उससे उसके लिए कुछ तो करें। मतलब इश्तिहारात हम देख रहे होते हैं, बड़े बड़े कैंपेन्स बन रहे होते हैं, बेतहाशा पैसा उस पे लग रहा होता है, मगर ऑन ग्राउंड हम खवातीन को कितना एम्पावर कर रहे हैं और मर्दों को कितना बता रहे हैं कि आबादी का जो फैलाव है उसको खुदारा रोकें, और ये हमारे अपने हाथ में है। हमें खुदा ने इतनी अकल दी है कि हम अपने हालात को देखते हुए चलें। आपने बांग्लादेश की बात की तस्नीम, मैं यहाँ पे जो प्राइवेट क्लिनिक करती हूँ उसमें मेरे पास स्पेशली इन 3 एरियाज के मरीज आते हैं, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और आप यकीन कीजिए, मैं बाज दफा हैरान होती हूँ, बाज दफा परेशान होती हूँ, सर पीट के रह जाती हूँ। हम एक ही जमीन से ताल्लुक रखते हैं, तीनों मुल्कों वाले, और मेंटालिटी और थॉट प्रोसेस इतना मुख्तलिफ है कि आप सोच नहीं सकते। किस और तरह यकीन से? कीजिए, हेल्थ के बारे में, औरत की हेल्थ के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, बच्चे बंद कराने के बारे में, आप बांग्लादेशी कपल को काउंसिल करें, फौरन राजी। इंडियन कपल तो खैर सोच के ही आता है कि 1 या 2 बच्चे से ज्यादा नहीं करना। पाकिस्तानी कपल को आप जो मर्जी कह लें, वो कहेंगे नहीं। आप यकीन करें, आज अभी मैं प्रोग्राम के बाद मैं अपने सर्जरी करने जा रही हूँ, और आज वाली जो मेरी सर्जरी है वो एक बांग्लादेशी कपल की है, जिसमें हस्बैंड जो है वो हमेशा, अच्छा मैं कपल्स को ही देखती हूँ, ये नहीं होता कि खाली खातून अंदर आए, मैं कहती हूँ हस्बैंड को भी बुला होता कि इसी बहाने उनकी भी साथ साथ काउंसलिंग होती जाए, तो सबको बुलाती हूँ, चाहे पाकिस्तानी हो बांग्लादेशी। तो बांग्लादेशी हस्बैंड जो, वो बस इस कदर के नहीं, जो मेरी बीवी चाहे, और डॉक्टर साहबा आप इसकी सेहत का आपने ख्याल रखना है, और अगर ये इसके हक में बेहतर नहीं है तो जो आप फैसला करें और जो आप मुझे बताएं। और उसके मुकाबले में मैं दुगना वक्त लगाती हूँ पाकिस्तानी कपल्स के साथ, लेकिन ज्यादातर हस्बैंड्स मैं ना मानूं, और कुछ हस्बैंड्स के साथ बीवियां भी इतनी क्या कहना चाहिए, उनकी कंडीशनिंग हुई होती है कि वो कहती है नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम बच्चे, चाहे मैं जितना मर्जी कह दूं कि अंदर से आपका मसाना खराब हो चुका है, अंदर से अंतड़ियां खराब हो चुकी हैं, आपकी सेहत बहुत खराब है, हीमोग्लोबिन 8 पे जा रहा है, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, सिजेरियन इतने हो चुके हैं, प्लीज आप इन्हीं पे फोकस करें, तो वो कहेंगे नहीं। और पिछली दफा बल्कि मुझे एक खातून ने कहा कि मेरी सास नहीं मानती, तो मैंने हंस के कहा कि ये फैसला आपका होना चाहिए या सास का? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा भी है, क्योंकि मेरी माँ और सास बहनें हैं, तो मेरी माँ का भी यही फैसला है, मेरी सास का भी यही फैसला है, और मेरा भी यही फैसला है। मेरी माँ और सास जो हैं वो तो इस मामले में बकायदा अपने मोहल्ले में एक स्कूल चलाती हैं कि जिसमें इस फैमिली प्लानिंग और इन सारी चीजों पे के उसके अगेंस्ट बात की जाती है कि अच्छा, ये अभी जो आप ऑपरेशन का कह रही थी, तो वो किस नौयत का ऑपरेशन सर्जरी आप करने जा रही हैं उस बांग्लादेशी? जी, मैं अभी तो मैं सिजेरियन करने जा रही हूँ। अच्छा। और सिजेरियन पे मैं उसकी ट्यूब्स जो हैं वो
वो पहले से हम लोगों ने पूछा होता है कि आप इजाजत दें, तो वही जैसे ट्यूब्स की भी बात हो रही थी, तो उस ट्यूब्स को हम बांध देते हैं और फिर आइंदा बच्चा पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे जो बांग्लादेशी और इंडियन हस्बैंड्स आते हैं, यकीन कीजिए मैं उन्हें देख के हैरान रह जाती हूँ कि ये किस दुनिया के मखलूक हैं और हम किस दुनिया की मखलूक हैं। दे आर सो कंसर्न विद वुमेन हेल्थ, दे आर सो लाइक अंडरस्टैंडिंग। उनको आप चीज और एक्सप्लेन करें तो उसमें ये नहीं कि बहुत कोई इलीट क्लास हो, ये वर्किंग क्लास नो हो। नो 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 नो, मैं तो बल्कि ये भी एक बात ये है कि ये भी एक कहानी है, चलें पॉडकास्ट के हवाले से सुनाई देती हूँ कि मैं पहले एक यहाँ पे क्लासेस हॉस्पिटल्स की कैटेगरी है A B C। A बहुत पॉश एंड एलीट, B दरमियाना, C बिल्कुल ही लोअर क्लास के लिए। तो मैं पहले A क्लास में प्रैक्टिस करती थी, और A क्लास में आप इमेजिन कर लें कि फीसें क्या होंगी और सारा कुछ क्या होगा। करती तो खैर हफ्ते में एक ही दिन थी, लेकिन उसमें सारे एम्बेसीज के लोग और रॉयल फैमिली के लोग और जो बहुत रिच लोग होते हैं वो आते थे। तो एक दफा मेरे पास एक पाकिस्तानी औरत आई, बड़ी रोती पीटती है। अच्छा ये भी बता दूं कि कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जो सिर्फ यहाँ पे इन्होंने चूंकि बहुत मॉनिटर किया हुआ है, वो सिर्फ कंसल्टेंट को अलाउड होती हैं, ये स्पेशलिस्ट को अलाउ ही नहीं करते प्राइवेट प्रैक्टिस में कि ये तो उस पर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो वो मेरे पास आई और उसका पहले फैसलाबाद में सिजेरियन हुआ था और ड्यूरिंग सिजेरियन बच्चे की मौत वाक़या हो गई थी। उसके बाद अगला हुआ था तो उसमें भी कुछ हुआ था, और तीसरी दफा वो यहाँ थी तो वो किसी छोटे अस्पताल में नहीं कराना चाहती थी, यानी किसी स्पेशलिस्ट से नहीं करवाना चाहती थी। और वो मुझे ढूंढती हुई आई और उसने कहा कि मैंने आपसे सिजेरियन करवाना है, लेकिन मैं इस अस्पताल के पैसे नहीं दे सकती। और वो रोती जाए कि मैंने आपसे करवाना है, लेकिन क्योंकि तो मेरे यानी जाहिर है मेरा ख्याल है कि मैं एक सेंसिटिव हार्ट की मालिक हूँ, मेरे पे बहुत इस बात का असर हुआ और मैंने दिल में सोचा कि अमीर तो हर जगह जा सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं पाकिस्तान में ना सही, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं जाके किसी छोटे एरिया के हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस के लिए बैठ जाऊं। तो मैं उसके बाद C क्लास हॉस्पिटल में गई, जहाँ पे सारे बांग्लादेशी, इंडियन और पाकिस्तानी आते हैं, और वो भी उस क्लास के जो वर्किंग लोअर क्लास है। आप यकीन करें कि जो यहाँ पे वेल टू डू पाकिस्तानी है वो उस हॉस्पिटल में, वो मेरे पास आना चाहते हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं कि मैं फलाने हॉस्पिटल में हूँ, नहीं आप उस हॉस्पिटल में बैठी हुई है, नहीं नहीं उधर नहीं हम आ सकते। यानी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि वो एलीट हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए लोगों के लिए ये भी एक टैबू है कि हम किसी एलीट हॉस्पिटल में अपना सिजेरियन करवाएं। तो मैं कहती हूँ नहीं जी, मैं तो यहाँ आके बैठ गई हूँ, और मैं तो मेरा अब जो एनकाउंटर है वो ज्यादातर लोअर क्लास से है। वो जो यानी वहाँ यहाँ काम कर रही है, लेकिन उन अपनी इनकम वाइज भी वो लोअर केडर में आती है। तो मैं उन लोगों को देख के हैरान होती हूँ। इसीलिए मेरे पास पाकिस्तान के इंटीरियर के लोग होते हैं, यानी इंटीरियर पंजाब के, इंटीरियर सिंध के, कोई ट्रक ड्राइवर है, किसी के ने ट्रेले रखे हुए हैं, किसी का छोटा मोटा होटल का बिजनेस है, कोई इस तरह के लोग होते हैं। और मेरा डायरेक्ट, इसीलिए तो मैं बात करती हूँ, इसीलिए तो लोग ये समझते हैं कि ये बाहर रहती होंगी, इन्हें मसाइल का कहाँ पता होगा। बात ये है कि मेरे प्राइवेट क्लिनिक में सारे यही लोग होते हैं, और बांग्लादेशी भी वो लोग होते हैं जो कोई ना कोई इस तरह का काम कर रहे हैं। इंडियन भी नर्सेज होंगी, नर्सेज के हस्बैंड, या टीचर्स होंगे उनके हस्बैंड IT के लोग होंगे। एंड देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस, यानी वो भी गांव के लोग हैं जो आए होते हैं, ढाका के लोग नहीं होते। अंदर बताते हैं हमारा चिटागांग से इतनी दूर गांव है, हमारा ढाका से इतनी दूर गांव है। इंडिया वाले बताते हैं हम पता नहीं दिल्ली से कहाँ इतनी दूर रहते हैं, केरला से आगे पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन सोच जो मुख्तलिफ। मेंटालिटी है, सोच इतनी मुख्तलिफ कि मैं बाज दफा मुझे शदीद अफसोस और दुख कि हमारा और इनका, हम कहाँ खड़े हैं और ये कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा और डॉक्टर, यही यही चीज जो है वो हम मेरे ख्याल से गाए बगाए इस पे हम बात करते रहेंगे।
और शायस्ता कोशिश करते हैं कि हमारी जो अपनी मीडिया मॉनिटरिंग होती है उसमें से कुछ चीजें हम निकालें, ताकि पाकिस्तान के हवाले से जो आबादी का तनासुब है या आबादी में जो इजाफा हो रहा है उसमें हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है खवातीन की सेहत से और एक मुल्क की तरक्की के साथ। सो दोनों बातें जो है वो उसमें आ जाएंगी। जाहिर है साथ हम ब्रेस्ट कैंसर पे, सर्वाइकल कैंसर पे, इन सब पे बात करते रहेंगे। आपके पास कुछ और सवालात हैं तो वो हम जी हाँ, मेरे पास सर्वाइकल से ही एक सवाल है बड़ा। एक रिपोर्ट में देख रही थी, ये है ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ग्लोबोकन की, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर के कुछ 5,000 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं और 3,000 डेथ्स होती हैं। मतलब 95% जो वो ये बता रहे हैं कि 95% जो केसेस आते हैं सामने वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। तो डॉक्टर तायरा, इसका कोई बचाव है, कोई इस तरह का कोई इंजेक्शन कोई मौजूद हो जो कि? इंजेक्शन तो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर सर्विक्स है, और उसकी वैक्सीन बच्चियों को लगाई जाती है जब वो प्यूबर्टी में आती हैं। बाहर के मुल्कों ने तो ये इसलिए लगाई थी कि वहां पे चूंकि इस तरह की कोई भी, यानी आप सेक्स प्रैक्टिसेस वहां पे हैं तो उससे बचने के लिए। हमारे यहाँ लोगों को ये इतराज था कि चूंकि सेक्स जो है वो शादी के बाद और हस्बैंड से ही पॉसिबल होती है तो हम ये इंजेक्शन क्यों लगवाएं, जिसका जवाब मेरे नजदीक ये था कि हमें ये नहीं पता कि आपका हस्बैंड कहाँ कहाँ से होकर आया है। और इसके मुतालिक भी मैंने लिखा था कि मेरे पास एक खातून आई थी जिसका हस्बैंड हांगकांग से होके वापस गया था, और उसके बाद उसको सारे वॉर्ट्स निकले हुए थे। वॉर्ट्स छोटे छोटे फिंसियां सी होती हैं जो कि जैसे छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं गोश्त की तरह के, और वो ह्यूमन पैपिल, और वो फिर उनका इलाज बहुत तकलीफ दे है क्योंकि उनको जलाना पड़ता है लेजर से या केमिकल्स की मदद से। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर एक दफा हो जाए तो वो फिर कैंसर सर्विस का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। आप मुझे ये बताएं कि चले ये सारी इंफॉर्मेशन, वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से तो ये वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, ये तो आप खुद खरीद के लगाते हैं। शहरों में ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी जो देही आबादी है जो बैठी हुई है 70% गांव में, जिनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, उन्हें क्या पता कि कैंसर सर्विस क्या है। और फिर जैसे मैंने पिछली दफा बात की थी कि पैप स्मीयर हर औरत को करवाना चाहिए आफ्टर एवरी 3 years। और मैं आपको बात बताऊं कि मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं अपने कजन्स वगैरह से या अपने जो भी रिलेटिव से पूछती हूँ पैप स्मीयर करवाया है। और यकीन कीजिए कि लाहौर में रहने वाले, पिंडी में रहने वाले लोगों को नहीं पता, और मेरी कजन्स को नहीं पता होता कि पैप स्मीयर क्या है और कब करवाना है, जबकि ये आफ्टर एवरी 3 years करवाना चाहिए। और दिस इज द फर्स्ट डिटेक्शन कि आपके सर्विक्स में कैंसर सेल्स बनना शुरू हो रहे हैं। तो अगर किसी का बहुत इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो वो खातून बच सकती है, लेकिन नहीं होता। मैं जब निश्तर हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी तो चूंकि निश्तर हमारा जो है वो पूरा साउथ पंजाब और बलूचिस्तान और ये कैंसर के केसेस को कवर करता था, तो आप यकीन करें जब औरतें आती थी और मैं उनको वजाइना के अंदर देखती थी तो वजाइना के अंदर कैंसर की सारी ग्रोथ ही ग्रोथ भरी होती थी जो कि सर्विक्स से लटक रही होती थी। और उस वक्त तक तो जब ग्रोथ इतनी बढ़ जाए तब तो इसका मतलब है कि आप स्टेज 3 या 4 पे पहुंच चुके हैं, और स्टेज 3 और 4 पे पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आपको आर्जी तौर पे यानी टेम्पररी तौर पे आपको रिलीव करने के लिए रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी मिल जाएगी, लेकिन अब आपका लाइफ स्पैन जो है वो डिटर्मिन हो चुका है कि जो बहुत शॉर्ट होगा क्योंकि कैंसर अब फैल चुका है। तो ये सारी चीजें तब निश्तर में मैं थी 96 से 2000, ऑलमोस्ट 18-20 साल पहले, 20-22 साल पहले, और अभी भी वही है। ठीक है, अभी भी इसमें से कुछ नहीं बदला। तो हमारा सफर, मैं बाज़ कहती हूँ कि पिछले पांव तय हो रहा है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है,
किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर वही बात है जैसे आप कह रही थी, ये गवर्नमेंट के लेवल पे तो ये कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो बड़े शहरों तक रह जाएगा, आपके देही इलाकों तक नहीं पहुंच सकता कभी भी। क्वालिफाइड डॉक्टर वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि फैसिलिटीज नहीं है। डॉक्टर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्टर जाके वहां पे एक झोंपड़ी में नहीं रह सकता। मैं गई नहीं हूँ देही इलाकों में और मुझे पता है कि आप डॉक्टर्स के साथ वहां सलूक क्या करते हैं। तो यही सबसे बेहतर हल है कि जैसे सोशल मीडिया ने इल्म के दरवाजे खोल दिए हैं। पिछले जमाने में हर चीज जो है वो किताबों से ढूंढनी पड़ती थी, अब इट्स जस्ट ए क्लिक और आप पढ़ते हैं। तो प्लीज पढ़ना शुरू करें, थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखना शुरू करें। हर चीज की इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में है। और खवातीन जो कहती हैं कि स्कूलों में नहीं पढ़ सके, कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ना बहुत आसान है। मैंने पिछली दफा एक नर्स का किस्सा लिखा था अपनी वॉल पे, वही जहां मैं सिजेरियन करने जाती हूँ। यकीन कीजिए केरला के अंदर अंदरून किसी गांव की वो नर्स है, और पहले नर्सिंग करके वो यहाँ आई और यहाँ से उसने ऑनलाइन जर्मन जबान सीखी, जर्मन जबान का एग्जाम पास किया और अब उसकी जॉब जर्मनी में हो गई है और वो यहाँ से जा रही है। मैं उसे देख के हैरान रह गई। मैंने उसको कंपैरिजन किया अपने यहाँ की किसी भी लड़की से कि हमारे यहाँ की कोई भी लड़की क्या इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है। और देखें, कोई भी चीज आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेगी। औरतों के लिए स्पेस बहुत कम है, ये स्पेस आपको खुद पैदा करनी है, खुद मेहनत करनी है। मैं एक और कई बच्चियों को जानती हूँ जो मेरे से आके मैसेंजर में बात करती हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम इतने बुरे हालों में जिंदगी गुजार रहे हैं। और यकीन कीजिए कि जब मैं उन्हें कहती हूँ कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, तो पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने एक आध बच्ची को ये भी ऑफर कर दिया कि बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारी फीस मैं दे दूंगी, तुम्हें दाखिल मैं करा दूंगी, लेकिन पढ़ो। एक बच्ची को मैंने, मेरी एक फ्रेंड है जो मलेशिया में आईटी कंसल्टेंट है, उसने कहा जी मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना आता। मैंने उसे उस आईटी कंसल्टेंट से कनेक्ट कर दिया, बेटा ये तुम्हें सिखा देगी कैसे ये सारा कुछ करना है। लेकिन नहीं, औरतें और लड़कियां खुद भी गुलामाना जिंदगी गुजारने की इतनी आदी हो चुकी हैं कि शायद उससे आगे उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। और वो उतनी मेहनत जो है, जो कि जाहिर है बेइंतहा मेहनत है। मैं बाज़ दफा कहती हूँ, लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि जी आप इतनी सक्सेसफुल और ये और वो, तो मैं उनसे कहती हूँ मैंने अपनी जिंदगी की बत्ती जो है वो दोनों सिरों से जलाई है, एक सिरे से नहीं जलाई। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब तक इंसान खुद मेहनत नहीं करेगा, खुद जस्तजू नहीं होगी, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे बहुत सारी बच्चियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, बढ़ रही हैं, बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं। सिर्फ ये कि उनकी कहानियां हम तक पहुंचती नहीं है। तो मेरा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, बहुत ज्यादा मेरे अंदर ऑप्टिमिज्म है, तो मैं हमेशा तस्वीर को एक रोशन पहलू देखती हूँ, हमेशा ग्लास को हमेशा आधा भरा हुआ देखती हूँ, आधा खाली नहीं देखती। तो मेरे लिए यही बात बहुत बड़ी होती है कि किसी बच्ची को ये इल्म हो जाए कि हाँ, पीरियड्स में मुझे ये करना है, मुझे गंदा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना, मुझे पैसे जमा करके पैड्स खरीदने हैं। तो अगर ये भी आगाही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अब खत्म हुआ चाहता है, शायद अगर आप क्लोज करें जी इसको, और आइंदा हफ्ते जी के लिए बिल्कुल, बस बहुत सवालात हम। शुक्रिया आप लोगों का, और आगाही का सफर जारी रहेगा। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना शेयर कर सकते हैं ताकि इन मसाइल में कमी आ सके। आप तमाम लोगों का देखने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।